साथियों नमस्कार, मैं विवेश आपका अपने परिवार RWA प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। सभी साथी जल्दी से मेरे साथ लाइव जुड़ जाएंगे ताकि आज के सेशन का बेहतरीन शुभारंभ हम आपके साथ कर सकें। और एक बार सभी लोग हमें बता दीजिए, क्या सबको हमारी आवाज़ ठीक आ रही है, हाँ या ना? कमेंट करिएगा एक बार सभी साथी, ठीक है ना? चलिए बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। ज़्यादा समय ना लगाते हुए आज की बात हम आपके साथ कर सकें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? एनिमल हस्बेंड्री की बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। आप कहेंगे सर आपने एनिमल हस्बेंड्री तो शुरू कर दिया लेकिन आपने एग्रीकल्चर कंप्लीट नहीं करवाया। उसका कारण समझिएगा। देखिए, एग्रीकल्चर में जो हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं यहीं से रिलेट करेंगी, है ना? तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, आपकी एग्रीकल्चर अभी समाप्त नहीं हुई है। जो भी टॉपिक आपको बचे हुए हैं वो सारे के सारे आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है? तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। कल कुछ बच्चे मुझसे नाराज़ हो रहे थे, सर आपने एनिमल हस्बेंड्री शुरू कर दिया, आपने एग्रीकल्चर पूरी नहीं करवाई। तो मेरे हिसाब से आप लोग एक बार पढ़ के तो देखिए, है ना? आप लोगों को चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। प्यारे दोस्तों, अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो हमने आपको पहले ही बताया, पशुओं के पालन पोषण का करना, पशुओं के स्थान की जगह को अच्छा रखना, अगर उनमें कोई बीमारी हो जाती है उस बीमारी को दूर करवाना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये जो पूरे अध्ययन आएंगे, चाहे वो प्रजनन हो, चाहे वो पालन पोषण हो, चाहे फिर उनसे जो मिलने वाले उत्पाद या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात हो, हम किस में चर्चा करते हैं? एनिमल हस्बेंड्री में चर्चा करते हैं, ठीक है सर? इतनी बात आपने हमें बता दी थी। एक शब्द कल हमने आप लोगों को बताया था जिसका नाम था ब्रीड, जिसे हम क्या बोलते हैं? नस्ल। आप कितने लोगों को याद है कि नस्ल किसे कहा जाता है? जल्दी से बताओ, नस्ल किसे कहते हैं? जिसे हम इंग्लिश में क्या बोल रहे थे? ब्रीड बोल रहे थे, है ना? क्या बोला जाता है भाई इंग्लिश में? ब्रीड। आप कहेंगे सर ये किसी एक जाति का समूह होता है या फिर ग्रुप होता है जिसमें उसके सामान्यता रंग रूप की बात की जाएगी, उसके शारीरिक आकार की बात की जाएगी, यानी कि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक यानी कि अगर उसके हम लक्षणों की बात करें तो ये सारी की सारी बातें किसमें की जाती है? नस्ल को देखकर की जाती है, ठीक है ना? और हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, ये जो ब्रीड के बारे में और अच्छी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो आप लोगों ने सुना होगा NBAPGR। बताइए, NBAPGR होगा कुछ और होगा? तो भैया PGR मत कर देना, वो प्लांट का हो जाता है। आप कहेंगे सर NBAGR, तो भैया गलत मत करिएगा। क्या लिखेंगे? NBAGR। सर ये है क्या? पहले तो हमें ये बताइएगा। आप ही के यहां पर है, बताएंगे कहां पर है? हाँ जी, तो याद रखिएगा, इसे हम बोलते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। लिख लीजिएगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। इस बात को आप लोग याद रख पाएंगे? जल्दी से बताएं। अब आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़े ध्यान से समझिएगा प्यारे दोस्तों। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और कहां पर हुई थी, यानी कि इसको कहां पर स्टैब्लिश किया गया था? जल्दी से बताएं। तो अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं प्यारे साथियों, ऐसे ही नोट करिएगा, नोट्स बनाने का यही तरीका है। सॉरी सर, मैथ की क्लास अब खत्म ही थी। अच्छा, अभी मैथ की क्लास खत्म नहीं हुई थी, कोई बात नहीं। देखिए, अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं, अभी तक कुछ भी नहीं निकला है, परेशान मत होइएगा। तो याद रखिएगा 21 सितंबर 1984 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 21 सितंबर 1984 में इसकी स्थापना की गई थी, इस बात को याद रखिएगा। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो याद रखिएगा ये बेंगलोर कर्नाटक में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? कर्नाटक में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो याद रखिएगा 19 जुलाई 1985, ठीक है ना? 19 जुलाई 1985 यानी कि 1985 की अगर हम बात करें तो इसे करनाल हरियाणा में स्थानांतरित कर दिया गया। तो अब ये कहां पर है? आप कहेंगे सर ये करनाल में है, ठीक है ना? कहां पर?
करनाल में है, और करनाल कहाँ पर है आपको बखूबी पता होगा कि भैया हरियाणा में है। क्या सभी लोग बात को समझ पाए हैं? जल्दी से बताएं। है ना, इतनी बात आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए, जब बात एनिमल हस्बेंड्री की आती है और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला पालतू मतलब जो है पहला पालतू पशु कौन सा था, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल कौन सा था, तब आप हमें बताएंगे कि कौन सा होगा। कुछ नोट पॉइंट है, उनको नोट करिएगा, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और यहां से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। तो लिखिएगा पहला पालतू पशु, बताइएगा कौन सा था, है ना। पहला पालतू पशु क्या नाम है उसका, बताएं फटाफट से। तो आप कहेंगे सर 10,000 या 1,000। नहीं भाई, काओ मत करिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। आप कहेंगे सर 10,000 ईसा पूर्व कुत्ते को पाला गया था, यानी कि डॉग। ठीक है ना, कुत्ता, और कब? 10,000 ईसा पूर्व। याद रख पाएंगे या नहीं, जल्दी से बताओ मुझे, है भाई? 10,000 ईसा पूर्व। अगली बात, अगर हम आपसे कहें, क्या कहा जाए? अगर आपसे कहा जाए कि बकरी पालन कब से शुरू हुआ, भैंस और मुर्गी पालन कब हुआ, तब आप हमें बताइएगा। उसके बाद में क्या हुआ? बकरी पालन शुरू हुआ। क्या हुआ? बकरी पालन शुरू हुआ, और बकरी पालन होने के बाद में भैंस व मुर्गी पालन शुरू हुआ। कौन सा? भैंस व मुर्गी पालन शुरू हुआ। यहां से क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर हम बकरी की बात करते हैं, किसकी भी आप बात की जाए भैया, बकरी की बात की जाए, तो बकरी पालन आपका 7700 बीसी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 7700 बीसी। इस बात को याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। और अगर हम भैंस और मुर्गी की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 2200 बीसी है, बिफोर ऑफ क्राइस्ट। याद रख पाएंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में फिर भेड़ का पालन शुरू हुआ है। भेड़ का पालन कब शुरू हुआ है बताइएगा? भेड़ पालन, ये याद रखना थोड़ा सा कठिन है, पर जब हम इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, तब बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको याद रखेंगे, ये मैं जानता हूं। तो आप कहेंगे सर 8700 बीसी। ठीक है ना, कितना? 8700 बीसी। मैंने क्या कहा आपसे? पहला डोमेस्टिक एनिमल कुत्ता है जिसे 1000 ईसा पूर्व पाला गया। बकरी पालन 7700 बीसी में शुरू हुआ है। भैंस और मुर्गी पालन 2200 में, भेड़ पालन 8700 बीसी में शुरू हुआ है। ठीक है, अगली बात आती है गाय व सुअर पालन की। गाय व सुअर पालन, बताएं। किसी को पता है तो आप कहेंगे सर 6000 बीसी। नोट कर लीजिएगा। एक बात आप लोगों को और पता होनी चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें गायों की, कल मैं गायों की बहुत सारी बातें आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि हमारा जो कल का टॉपिक होगा वो गाय के ऊपर ही होगा, है ना। तो एक बात आपको याद रखनी है, गाय होती हैं दो प्रकार की, एक तो देसी गाय और दूसरी विदेशी गाय। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि भारतीय नस्लों की गायों में कुबड़ होता है क्या, तो आप कहेंगे सर कुबड़ होता है, लेकिन विदेशी गायों की नस्लों में नहीं होता है। इनकी चर्चा हम आपसे कल करेंगे। अब एक बात समझिएगा, लिखिएगा, कृषि के घरेलू सकल उत्पादन में पशुपालन का योगदान। क्या लिखेंगे? कृषि के घरेलू सकल उत्पादन में क्या होता है, ये जल्दी से बताओ। घरेलू सकल उत्पादन को हम किस नाम से जानते हैं, इस बात को बताइएगा। आप कहेंगे सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होता है, जिसे जीडीपी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं।
कृषि के घरेलू सकल उत्पादन में पशुपालन का योगदान, पशुपालन का योगदान कितना योगदान है, जल्दी से बताएं, है ना? किसी को याद है? बेटा ये जाके अपने पूर्वजों से पूछना कि उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को ही क्यों पाला, गाय को क्यों नहीं पाला। मैं आपको बताता हूं इसका कारण क्या है। ये कारण भी सुनते जाओ। एक बच्चा पूछ रहा है ना, उसका नाम है विवेक। सर पहले कुत्ते को ही क्यों पाला गया? देखिए समझिएगा, कुत्ते का पालन सबसे पहले इसलिए किया गया क्योंकि कुत्ते का जो प्रयोग है वो हम शिकार के लिए भी करते थे। आपने देखा होगा सुरक्षा और शिकार दोनों में काम आता है कुत्ता, ठीक है ना? सुरक्षा और शिकार दोनों में काम आता है। कुत्ते की जो नींद है, घर में कुत्तों का पालना तो आज भी प्रचलन में चल रहा है। कुत्ते की नींद बहुत जल्दी खुल जाती है, आपको पता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। देखिए कहीं कहीं पर आपको 27 मिलेगा, तो 27 से 30% आप लोग याद रखिएगा। कितना? 27 से 30% याद रखिएगा, ठीक है ना? बढ़ें और आगे की ओर। इतनी बात सभी को समझ में आ गई है? सही है। चलिए अब एक बात का आंसर दीजिएगा। एक छोटी सी बात अगर मैं आपसे पूछूं, घरेलू पशु कौन से होते हैं, तब आप मुझे क्या बताएंगे? घरेलू पशु कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ। फिर हम क्रांतियों की बात करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित। तो आप कहेंगे सर वे जानवर जिन्हें मानव द्वारा, लिखिएगा, वे जानवर जिन्हें मानव द्वारा क्यों पाला जाता है? तो आप कहेंगे सर विभिन्न उद्देश्यों के लिए रखा जाता है। विभिन्न उद्देश्यों हेतु रखा जाता है। जैसे कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, बताइएगा एक बार। आप कहेंगे सर हमें पता है, जैसे कि मांस, दूध, है ना? मांस, दूध, ऊन आदि। इतनी बातों को नोट कर लीजिएगा। देखिए अब होता क्या है, आप सभी लोगों को पता होगा कि जब हम बात एनिमल हस्बेंड्री की कर रहे हैं, तो क्या ऐसे ही जानवर हैं जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं? नहीं सर। तो लिखिएगा पशुओं के प्रकार आहार के आधार पर। क्या लिखेंगे? पशुओं के प्रकार आहार के आधार पर। परेशान मत होइए, इंग्लिश में भी बताऊंगा। लिखिएगा टाइप ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन डाइट। क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन डाइट। पशुओं के प्रकार और किसके आधार पर? आहार के आधार पर, या जो वो खाते हैं, आहार के आधार पर। चलिए 3 प्रकार के होंगे। आप कहेंगे सर शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। कौन कौन से? शाकाहारी, मांसाहारी और कौन से हो जाएंगे? सर्वाहारी, जो सब कुछ खा लेंगे, ठीक है ना? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ठीक है ना? हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, ठीक है ना? इस बात को याद रखिएगा। अगर हम आपसे कहें कि शाकाहारी कौन से होते हैं, तो जल्दी से बताइएगा कौन से होंगे, मांसाहारी कौन से होंगे, और आप मुझे इनके एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो आप कहेंगे सर शाकाहारी की बात करें जो केवल वनस्पति भाग खाते हैं। क्या खाते हैं? जो केवल वानस्पतिक भाग खाते हैं। वानस्पतिक भाग खाते हैं। सर वानस्पतिक भाग किसका? चाहे वो प्लांट्स का हो या फिर कोई और चीज हो, ठीक है ना? ओनली प्लांट्स पार्ट खाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, आप कहेंगे सर भेड़, बकरी, गाय और भैंस, ठीक है ना? क्या लिखेंगे? भेड़, बकरी, गाय और क्या लिख लीजिएगा यहां पर? भैंस लिख लीजिएगा।
अगर हम बात करें मांसाहारी की, तो बताओ मांसाहारी कौन से होते हैं? आप कहेंगे सर जो केवल मांस खाते हैं। क्या? जो केवल मांस खाते हैं। बताइए साहब, कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, बताएं। तो लिखिएगा शेर, भेड़िया, बाघ, है ना? शेर, भेड़िया, बाघ। कितने लोगों ने देखा है बाघ, है ना? देखा होगा आप सारे लोगों ने, है ना? लायन है, वोल्प है ना? लियोपार्ड है और टाइगर है, ठीक है ना? इन बातों को याद रख लीजिएगा। अगली बात करें, तेंदुआ भी लिख सकते हैं आप चाहो तो, लिख लो तेंदुआ। अगली बात आती है साथियों किसकी? सर्वाहारी की। आप कहेंगे सर जो मांस और पौधे दोनों खाते हैं। जो मांस व पौधे दोनों खाते हैं। बताइए साहब कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जो दोनों खाते हैं? ये वाले एग्जाम्पल आप हमें बताइएगा क्या होगा। आप कहेंगे सर भालू, है ना? और सुअर। और भी हैं, भालू और सुअर, जिसे क्या बोलते हैं? पिग, ठीक है ना? क्या बोला जाता है भाई? पिग बोला जाता है। बढ़े और आगे की ओर। चलिए मैं आपको 3 बातें बताता हूं खाने के आधार पर। पिछली बार मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी आया था, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ठीक है ना? हाँ बहुत सारे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? बहुत सारे एग्जाम्पल है, मुझे बस समझाना था, उसको मैंने आपको समझा दिया। तो अब मैं जो आपको नोट करवाने जा रहा हूं, एक बार जरा उसको नोट करिएगा। देखिए होता क्या है, पशुओं के खाने के आधार पर उनको एक अलग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम चराई की बात करते हैं, कोई जानता है कि चराई क्या होती है भाई? जो फीडिंग प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? चराई बोलते हैं। लिख लीजिएगा चराई के आधार पर। चराई के आधार क्या बोला जाता है? ये फीडिंग प्रोसेस होता है, ठीक है ना? क्या होता है? फीडिंग प्रोसेस होता है। सर ये हमें बात समझ में नहीं आ रही, आप हमें बताना क्या चाहते हैं? देखिए समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम आपसे कहें कि बकरी के आहार खाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नंबर 1, बकरी के आहार खाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, अगर हम आपसे कहें भेड़ के आहार खाने को क्या कहते हैं? भेड़ के आहार खाने की प्रक्रिया, ऐसे ही लिखते जाइएगा, ठीक है ना? फिर तीनों आपको इकट्ठी लिखवा देते हैं। और अगली तीसरी बात करें तो आप लिखेंगे गाय व भैंस। गाय व भैंस के आहार खाने की प्रक्रिया। कोई बताए मुझे आहार खाने की प्रक्रिया। तो याद रखिएगा, अगर बात बकरी के आहार खाने की हो जाए तो बकरी जब आहार खाती है तो उसको ब्राउजिंग कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहा जाता है? ब्राउजिंग। पहली बात। अगर हम दूसरी बात करें भेड़ की, ठीक है ना? भेड़ की, तो प्यारे दोस्त याद रखिएगा, जब भेड़ के आहार खाने की प्रक्रिया है उसे हम ग्रेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेजिंग। याद रख पाएंगे? और जो गाय और भैंस के आहार खाने की प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? स्टॉल फीडिंग के नाम से जानते हैं। नहीं समझे मेरी बात को? क्या कहा जाएगा उसको? स्टॉल फीडिंग कहते हैं। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, है भाई?
बताओ याद रख पाओगे या नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? इसको हम बोलते हैं भैया ब्राउजिंग, ठीक है ना, ब्राउजिंग। अगर हम बात करते हैं ग्रेजिंग की, तो ग्रेजिंग किसका होता है? देखो कई बार मैं रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को चीजें याद हो जाएं। दुग्ध दिवस, ठीक है ना, दोनों में अंतर है और यहां पर बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। ये होता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है ना, क्या बोला जाएगा इसको? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बोला जाएगा। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? देखिए 1 जून को हम मनाते हैं, पता है क्या? आप कहेंगे सर दूध दिवस। और नेशनल मिल्क डे की बात हो तो 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ भाई, बात समझ में आ गई? बुफरिंग हो गई है। देखिए आज हमारे पास स्टाफ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, है ना, तो थोड़ा सा चीज़ों को देखिएगा। एक बार मैं देखता हूँ बुफरिंग क्यों हो रही है। एक बार सभी लोग बताइए क्या बुफरिंग हो रही है क्लास में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा हमें। एक बच्चे ने आंसर दिया, सबसे पहला डोमेस्टिक एनिमल मंकी है। हैं? तुमको मंकी लग रहा है? क्या अब आवाज़ ठीक आ रही है? जरा हमें एक बार फटाफट से बताएं। आज आपको पता है RWA में सम्मान समारोह है SSC GD का, तो आप लोगों के भाई बहन भी आए होंगे, छोटे या बड़े, है ना। चलिए एक बात का आंसर दीजिएगा प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, है ना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर है? लिखिएगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसको क्या बोलते हैं? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, बताइएगा कहां पर है? तो आप कहेंगे सर जी ये आनंद गुजरात में है, ठीक है ना। कहां पर है? आनंद एक जगह है गुजरात में, वहां पर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई है, यानी कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो 16 जुलाई 1965 को, ठीक है ना। कब? 16 जुलाई 1965, यानी कि 1965। ये बिल्कुल बेसिक से हमने आपको बताया है। ब्रीड क्या होता है, पहला पालतू जानवर कौन सा है, सेकंड थर्ड, ये सब बिल्कुल सीक्वेंस से आए हैं। कृषि के घरेलू उत्पाद GDP में योगदान कितना है? किसकी बात हो रही है? कृषि के घरेलू सकल उत्पादन में पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री की बात हो रही है ना। घरेलू पशु कौन से होते हैं, हमने इसकी भी बात आपसे कर दी है। एक बच्चा पूछ रहा है, सॉरी सर बट मुझे कंप्लीट सिलेबस रिलेटेड कुछ पूछना है, 25 जनवरी क्लास क्यों नहीं होती बैच पर? देखो मेरी बात सुनो बहुत अच्छे तरीके से। आप लोगों की जो क्लास होती है ना, वो सोमवार से शुक्रवार तक होती है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे तक आपकी क्लास होती है, ठीक है ना। हम शनिवार को भी कोई क्लास नहीं लेते हैं, और जितनी भी पेड बैच की क्लासेस हैं वो मंडे टू फ्राइडे ही होती हैं। RWA परिवार में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बढ़े और आगे की ओर। हाँ जी, देखिए अब जो बात हम यहाँ पर करने वाले हैं वो बात आपसे करेंगे पशुपालन से संबंधी महत्वपूर्ण क्रांतियों की, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? पशुपालन से संबंधी महत्वपूर्ण क्रांतियां। पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां। किसी को पता है इन क्रांतियों के बारे में, है ना। सबसे पहली क्रांति लिखिएगा प्यारे दोस्त, जिसका नाम है रजत क्रांति, ठीक है ना। किसकी बात की जाए? अगर आपसे रजत क्रांति की बात की जाए, आप हमें बताइएगा कि रजत क्रांति क्या होती है। कोई बताना चाहेगा कमेंट बॉक्स में? बोले भाई।
रजत क्रांति, जिसको हम सिल्वर रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, चाहो तो इंग्लिश में भी लिख लो। सिल्वर कितने लोगों के पास है? सिल्वर। एग, एक बच्चे ने आंसर दिया है सर एग होगा, बस इतना ही, और कुछ आगे भी बताओ। है भाई, सिर्फ एग से थोड़ी ना काम चलेगा, अब तो आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। चलिए, तो याद रखिएगा, बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है सर इसका जो संबंध है वो किससे है? एग प्रोडक्शन से इसका संबंध है। किससे है? एग प्रोडक्शन से इसका संबंध है। यानी कि अगर हम बात करें तो अंडा उत्पादन से इसका संबंध होता है। ठीक है सर, क्या इतनी ही बात बताई जाएगी? अब एक बात समझिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जाता है? एग प्रोडक्शन की यहाँ पर बात हुई है। अगर हम आपसे कहें रजत क्रांति के बारे में जो सबसे पहले बात की गई वो किसके द्वारा की गई, तो अगर आपसे कहा जाए तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा की गई। यानी कि इंदिरा गांधी इज द मदर ऑफ द सिल्वर रिवोल्यूशन। ठीक है ना, इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता है? सिल्वर रिवोल्यूशन की माता कहा जाता है, याद रखिएगा। तो लिखिएगा, क्या लिखेंगे? इंदिरा गांधी। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मदर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन। अरे भाई, सिल्वर रिवॉल्यूशन होगा ना, नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही हरित क्रांति की भी बात आप लोगों ने सुनी होगी। अंकुश, मेरे भाई सारे क्वेश्चन हमसे ही पूछेगा क्या? कंप्यूटर की क्लास जो लाइव है वो बैच पर नहीं है, ये सब ग्रुप में पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप लोग? है ना, ये सब ग्रुप में पूछो मेरे भाई। यहाँ पर पढ़ने आए हो तो पढ़ाई करो। 90% यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा पढ़ने आ ही नहीं रहा है, बस खेलने आ रहा है कि ये क्लास में बुफरिंग है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ऐसा मत करो, है ना, ऐसे मत करिए आप लोग। पढ़ाई करिए अच्छे से। कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो मुझे बताओ, मैं समझाऊंगा एक एक चीज आप लोगों को। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट रैंक किसकी है एग के प्रोडक्शन में, तब आप हमें क्या बताएंगे? अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से देश का है ना? तो आप कहेंगे सर चीन का है, यानी कि चाइना का है। ठीक है ना, किसका है? चीन का है, चाइना का। अगर हम आपसे कहें कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट, भारत में किसकी बात हो रही है? राज्य की बात हो रही है, तो कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा एग प्रोडक्शन करेगा? उसका नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, याद रख पाएंगे? अगली बात समझिएगा, देखिए आंध्र प्रदेश को ही हम पता है क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ मुझे। याद रखिएगा, अंडे का कटोरा कहा जाता है इसे। ठीक है ना, अंडे का कटोरा कहते हैं। कभी भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। हाँ जी, अगर हम आपसे कहें कि भारत की रैंक कौन सी है एग के प्रोडक्शन में, तब आप हमें क्या बताएंगे? अगर हम भारत की रैंक की बात करें तब आप हमें बताएंगे भारत की रैंक कौन सी है। शॉर्टकट में यहीं पर लिखिएगा, आप कहेंगे सर हमारी 4th रैंक हो चुकी है। ठीक है ना, कौन सी हो चुकी है? 4th रैंक हो चुकी है, याद रखिएगा। किसी टाइम पर 3rd थी, ठीक है ना, अब कितनी हो चुकी है? 4th हो चुकी है। ठीक है ना, कभी कभी आप लोगों को 3rd भी दे देगा, है ना। अगर ऑप्शन में 4th ना हो तो आप 3rd के साथ जा सकते हैं, अगर ऑप्शन में नहीं है तो, वरना आप किसके साथ जाएंगे? 4th के साथ। 2nd नहीं है मेरे भाई अब, ठीक है, याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में आपको 4th मिल रहा है तो आप 4th के साथ जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और जब हम एग्रीकल्चर करंट अफेयर की क्लास आपको करवा रहे होंगे, वहां पर ये क्वेश्चन आपको दोबारा से बताएंगे। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको लिखूंगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस हो और कोई भी चीज आपसे गलत याद करें, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लीजिएगा और आप मुझे बताएंगे 3rd रैंक है या फिर 4th रैंक है। अब एक बात बताइएगा, एक शहर है अपने भारतवर्ष में जिसे अंडे का शहर कहते हैं, बताइएगा किसे कहा जाता है?
नोट करके लिखिएगा, अंडे का शहर। अंडे का शहर, सिटी ऑफ एग, किसे कहा जाता है पता है? तो याद रखिएगा, वो नाम दिया जाता है, एक जगह है तमिलनाडु में जिसका नाम है नमक्कल, ठीक है ना, नमक्कल। और ये कहां पर है? तमिलनाडु में है, याद रख लीजिएगा। कहां पर है प्यारे साथियों? तमिलनाडु में है, नोट कर लो। हाँ जी, बढ़े और आगे की ओर। एक बात आपको और बता देता हूं कि अंडे उत्पादन में जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है स्टेट के हिसाब से, ठीक है ना, वो किसकी हुई है? राजस्थान की हुई है। आप लोग चाहें तो याद रखिएगा। नंबर 2 की बात करते हैं, लिखिएगा रेड रिवोल्यूशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाल क्रांति। अगर लाल क्रांति की बात आती है तो लाल क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? आप कहेंगे सर इसका संबंध है मांस व टमाटर उत्पादन से, ठीक है ना। किससे है? मांस व टमाटर उत्पादन, यानी कि टोमेटो प्रोडक्शन, ठीक है। इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, पॉइंट बना के लिखिएगा ताकि याद करने में आसानी रहे। तो लिखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ रेड रिवोल्यूशन कौन है, तब आप हमें क्या बताएंगे? ठीक है ना, लिखिएगा लाल क्रांति के जनक, लाल क्रांति के जनक। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूं, फादर ऑफ रेड रिवोल्यूशन। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें, उनका नाम है विशाल तिवारी जी, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? विशाल तिवारी। अगली बातों को करते हैं जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपसे पूछें भारत की स्थिति कौन सी है, किसमें? रेड रिवोल्यूशन में, तो आप कहेंगे सर जी फिफ्थ हो जाएगी। और प्रथम स्थान पर कौन आ जाता है आपको पता है? अगर मांस की बात होगी तो आप कहेंगे सर यहां पर भी आपको चीन देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे तो बड़े आराम से आप लोग आंसर दे देंगे। एक क्वेश्चन यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें अग्रणीय राज्य कौन से हैं, अग्रणीय राज्य का मतलब समझते हैं? आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि सबसे ज्यादा कहां पर। तो आप कहेंगे सर आजकल की अगर हम बात करें तो यूपी, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। क्या यूपी? यूपी के बाद कौन सा आ जाएगा? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के बाद में कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। यहां पर बात सिर्फ मांस की नहीं हो रही है, यहां पर हमने टमाटर को भी क्या किया है? ले लिया है, ठीक है। बढ़े और आगे की ओर। मुझे लगता नहीं है कि अब किसी को भी कोई डाउट रह गया होगा, ठीक है ना। हाँ जी, परफेक्ट। एक बात और बताइएगा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि सर हम इतना पढ़ते हैं आपसे फिर भी हमें समझ में नहीं आता? कोई है ऐसा? एक बार बताओ, जो भी लोग हैं यहाँ पर लाइव, क्या आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आती है? एनडीआरआई अलग है, वो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है भाई? अलग है या एक ही? जल्दी से बताओ, किसी को पता है? एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात पूछी है, एक बार सर्च करिएगा, ठीक है ना। तो और भी आपको ज्यादा मजा आएगा, जब चीजों में आप अपना मन लगाते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए, अब एक बात हम आपको बताते हैं श्वेत क्रांति की, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? व्हाइट रिवोल्यूशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति। क्या कहा जाता है इसको? व्हाइट रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब एक बात समझिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार कमेंट देख लूं क्या? चलो अच्छी बात है, आपको समझ में आता है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, है ना। कल एक बच्चा बोल रहा था सर ये एनिमल हस्बेंड्री वाले टीचर सही नहीं पढ़ाते हैं, इनको तो बिल्कुल हटाओ, है ना।
ये हमें कुछ भी नहीं समझाते हैं। पता नहीं एक बच्चा था कोई, नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो एक बार आप लोग क्लास को थोड़ा सा रिपीट करके देख लिया करो, ठीक है ना। अभी हम लोग नए नए मिले हैं भाई, थोड़ा सा समय लगेगा। एक बात याद रखिएगा, अगर हम बात करें श्वेत क्रांति की, यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसी से संबंध होता है ऑपरेशन फ्लड का। तो याद रखेंगे 1964-65 के दौरान, बड़े ध्यान से समझिएगा, कब? 1964-65, 1964 एंड 1965। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि भारत का चीन के साथ भी युद्ध हुआ। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, लिखने वाली नहीं है, सिर्फ सुनने वाली है, मैं आपको समझाऊंगा। आपको पता है कि भारत का चीन के भी साथ युद्ध हुआ, भारत का पाकिस्तान के भी साथ युद्ध हुआ था। इन युद्धों के होने के कारण आपको पता है कि हमारे देश में कई बार आपातकाल भी लगा। और इन्हीं दशाओं में क्या हुआ, हमारे यहाँ पर अकाल पड़ना शुरू हो गया, यानी कि सूखे की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। जनसंख्या तो हमारे यहाँ पर बड़ी थी, लेकिन हमारे यहाँ पर अनाज बहुत ज्यादा नहीं था। तो यहीं पर एक रोल आया किसका? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का, जिन्होंने 1967 और 1966 के दौरान पर लेकर आया हरित क्रांति को। और इसी दौरान एक दिमाग और लगाया डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब ने। उन्होंने कहा ठीक है सर, अनाज के तो आप चिंता करिए, हम एक काम और कर देते हैं, हम मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। और मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लाया गया ऑपरेशन फ्लड। और ऑपरेशन फ्लड की अगर हम बात करते हैं, अगर हम श्वेत क्रांति, इन दोनों की बात करें, तो इनका जो उद्देश्य, इनका जो एम था, वो पर कैपिटा मिल्क की अवेलेबिलिटी को दुगना करना था। कहने का तात्पर्य यह है कि मिल्क की उपलब्धता को दोगुना कराना था, ठीक है। तो अब जो लाइनें मैं आपको लिखवाने वाला हूं उनको लिखिएगा। क्या लिखेंगे? 1964-65 के दौरान देश में 1964-65 के दौरान देश में गहन पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। गहन पशु विकास कार्यक्रम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे सर इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या बोलेंगे? इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि आईसीडीपी। क्या लिखेंगे यहां पर? शॉर्टकट में लिखिएगा, आईसीडीपी की शुरुआत की गई। कई बार पूछे जा चुके क्वेश्चन है, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, इसमें हमें थोड़ा सा समय लगेगा। याद रखिएगा, जिसके तहत देश में श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने की बात कही गई, ठीक है ना। जिसके तहत देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की बात कही गई। कितनी बातें याद रख पाएंगे? ठीक है ना। जिसे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। किसने की? फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। आप कहेंगे सर ये जो किया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी के नाम से जानते हैं। किसकी शुरुआत की? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। समझ पा रहे हैं आप लोग? जल्दी से हमें बताइएगा भैया। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है, कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर किससे है? मिल्क उत्पादन से है, ठीक है ना। किससे है? मिल्क उत्पादन। बच्चा पूछ रहा है सर आईसीडीपी का फुल फॉर्म बताओ। बेटा 3 बार रिपीट किया था,
है ना, उधम सिंह 3 बार रिपीट किया था। इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, गहन पशु विकास कार्यक्रम, गहन कृषि विकास कार्यक्रम, याद रख लेंगे। अब जल्दी देना, थोड़ा पानी दो, बढ़े और आगे की ओर। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन है, यहीं पर मैं लिख देता हूं, तब आपका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी, ठीक है ना। किसको कहा गया है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल साइड हो जाते हैं। अभी तो हमने आधी बात की है, पूरी बात की ही कहाँ है? क्यों परेशान हो रहे हो आप, है ना। आगे बढ़े। पीडीएफ में आपको इंग्लिश भी मिलेगी, इसके लिए परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है। हाँ जी भाई, अगली बात करते हैं। जो ऑपरेशन फ्लड है, किसकी बात की जाए? अगर ऑपरेशन फ्लड की बात की जाए तो ऑपरेशन फ्लड भारत में बहुत सफल हुआ। और क्यों सफल हो पाया, इसके कारण को समझिएगा। 2 कारण थे, लिखिएगा। आप कहेंगे सर ऑपरेशन फ्लड के तहत हमने 2 कामों को किया है। पशुओं को पालने के नए तरीके, पशुओं को पालने के नए तरीके, हमने ये अपनाए। और दूसरा एक काम और किया, पशुओं की भोजन सामग्री में उन्नत पदार्थों का मिश्रण किया, ठीक है ना। एडिशन ऑफ इंप्रूव्ड, समझ रहे हैं ना, किसका? इंप्रूव्ड जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको हमने मिलाया। नहीं समझे मेरी बात को? तो लिखिएगा पशुओं के भोजन सामग्री में उन्नत पदार्थों का मिश्रण। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? उन्नत पदार्थों का मिश्रण, इन बातों को याद रख लीजिएगा। अब जो मैं बातें आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा पीडीएफ के माध्यम से चलेंगे। और क्यों चलेंगे उसका कारण भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर हमने इसको पीडीएफ के माध्यम से नहीं पढ़ा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये रहा ऑपरेशन फ्लड, इसके 3 फेजेस हैं। एक बार इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड वाज लॉन्च्ड इन 3 फेजेस, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेंगे। कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशन फ्लड को 3 चरणों में चलाया गया, ठीक है ना। कब चलाया गया, कितने चरणों में चलाया गया? 3 चरणों में चलाया गया। उन तीनों को देखते हैं। चलिए जी, 1970 से 1980, देखिए शुरुआत 1900 कब से हुई थी? 64-65 से ही हुई थी। लेकिन जब ये लगने लगा लोगों को कि हाँ इससे फायदा हो रहा है, तब इसको आगे कंटिन्यू किया गया। अगर नुकसान होता तो हम इसे कंटिन्यू क्यों करते? नहीं करते। तो आप कहेंगे सर 1970 के दौरान पहले चरण में विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपियन संघ, तत्कालीन यूरोप आर्थिक समुदाय द्वारा दान के रूप में प्राप्त स्किम्ड मिल्क पाउडर, ठीक है ना, और बटर ऑयल की बिक्री के द्वारा राजस्व इकट्ठा किया गया। इस बात को याद रख लीजिएगा। 1970 और 80 में। 81 से 85 में क्या हुआ, इस बात को समझते हैं। इसके दौरान इस चरण में दूध के भंडार गृह, यानी कि जो स्टोरेज थे, स्टोरेज करने के लिए जो जगहें थी, उनकी संख्या को 18 से बढ़ाकर 136 कर दिया गया था। कितना कर दिया? 18 से बढ़ाकर 136 कर दिया गया।
जबकि शहरी क्षेत्रों में दूध की 290 के दुकानों को खोला गया और 1985 के अंत तक ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत, गिनिए भैया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 42,50,000 दूध उत्पादकों के साथ 43,000 गांव के सहकारी समितियों के आत्मनिर्भर बनाए गए। यानी कि इतना ज्यादा हमें फायदा मिलने लगा था दूध के उत्पादन से। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपको 5 दिन खाना ना दिया जाए, सिर्फ दूध दिया जाए, तो भी आप अपनी जीवन का यापन आराम से करेंगे। छोटा बच्चा खाना कहां खाता है, वो दूध ही पीता है ना। अगली बात करते हैं, जो लास्ट स्टेज एक और आई 1985 से 1996। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब आया। पहला आंसर 1970 से 1980। दूसरा चरण कब आया, 1981 से 85। कितने साल चला है, सिर्फ 4 साल। और जो तीसरा चरण आया है वो 85 से 96 तक चला है। इस बात को याद रख लीजिएगा। सर इन्हें रिटर्न कैसे करेंगे, बताना प्लीज। बेटा तुम्हें भगवान ने हाथ क्या सिर्फ खाने के लिए दिए हैं? मोहित, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। तुम्हें जो प्यारे प्यारे हाथ मिले हैं, इनका इस्तेमाल तुम सिर्फ खाना खाने के लिए करोगे? अरे थोड़ा सा लिख लेना। नंबर तुम्हें चाहिए, नौकरी तुम्हें चाहिए, चाहिए तो लिखो, नहीं चाहिए तो मत लिखो। क्या मंदबुद्धि वाली बात कर रहे हो क्लास में? इन्हें नोट कौन करेगा? मैं तुम्हें लिख के भी दूं तुम्हारी कॉपी में आके? मैं लिखूंगा कि तुम्हारी कॉपी में? बताओ, दिमाग है थोड़ा सा? नहीं है? बदतमीज कहीं का। चलिए 1985 जो समझा रहा हूं वो तेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये डिटेल लिखना है और इनको नोट करना है, ठीक है? इसीलिए लेकर आया हूं आपके लिए। मैं लिखता बहुत ज्यादा समय लगता। शांति से पढ़ाई करो, जो भी क्लास में बदतमीजी करेगा रह नहीं पाएगा। मतलब सर पे चढ़ रहे हो, कुछ कह नहीं रहा हूं तो। 1985 से 1996 तक भैया चली है तीसरी स्टेज, और याद रखिएगा सबसे मजबूत चरण यही रहा। देखिएगा 1985 से 1996 के दौरान तीसरे चरण में दूध के अतिरिक्त उत्पादन के भंडारण एवं खरीद के लिए आवश्यक बाजार यानी कि जो मार्केटिंग थी उसके ढांचे को भी यहां पर रखा गया, ठीक है? और उनके विस्तार हेतु डेयरी सहकारी समितियों को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया। इस चरण में 30,000 नए डेयरी समितियों का गठन किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि कौन से चरण में, ऑपरेशन फ्लड के कौन से चरण में 30,000 नई डेयरी समितियों का गठन किया गया? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1985 से 1996 में, ठीक है? जिसके कारण उस समय देश में डेयरी सहकारी समितियों की कुल संख्या लगभग 73,000 तक पहुंच गई थी, ठीक है ना? कितनी? 73,000 तक। कितना बड़ा काम किया है इसमें, इसी का नाम है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है? अक्षय यादव, बेटा जब तक कंप्लीट करना होगा तब तक कंप्लीट हो जाएगा, परेशान मत हो तू। पढ़ना है तो पढ़, नहीं पढ़ना है तो क्लास से चला जा, ठीक है? चलिए भाई, बात सभी को समझ में आ गई। मैं चाहता था कि आज आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन भी करवा दिया जाए, और जो कि मैं करवाऊंगा थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। चलो पहले क्वेश्चन ही बताता हूं किस प्रकार से आप लोगों से पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। भारत में दुग्ध उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? ज्यादा समय नहीं है, फिर बेटा अगली भी क्लास है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर ना तो चौथा, ना तो तीसरा, ना तो दूसरा, हमारी फर्स्ट रैंक है, पहली, ठीक है ना? हमारी कौन सी रैंक है मेरे भाई? फर्स्ट रैंक है, इस बात को याद रख लीजिएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? जल्दी से बताओ। एम एस स्वामीनाथन जी को, वर्गीस कुरियन को, नॉर्मन बोरलॉग जी को, या फिर सी सुब्रमण्यम को? देखिए याद रखिएगा, ये इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है ना? क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाएगा इन लोगों, इसको याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग जी को। अगर हम बात करें स्वामीनाथन की तो आप कहेंगे सर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इनको कहा जाता है ना? रेवोल्यूशन इन इंडिया ये कहां पर है? भारतवर्ष में कहे जाएंगे, याद रखिएगा। सुब्रमण्यम जी का इससे मतलब नहीं है, आप कहेंगे सर डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी,
यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए, गायों के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, मैं ये क्वेश्चन करवा दूंगा तो आप लोग ऑब्जेक्शन उठाने लगेंगे, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है ना, ना चाहते हुए भी क्वेश्चन को छोड़ना पड़ रहा है। भारत में पशुपालन और डेयरी विकास किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? जरा एक बार आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। मैं चाहता हूं बच्चे हो आराम से पढ़ो, पर नहीं। मतलब यार हद हो गई है कि आपकी कॉपी में भी हम लिखे आके, हमसे पूछ रहा है इनको लिखेगा कौन? नौकरी पाना अगर इतना आसान होता है तो लोग कबाड़ा क्यों बिनने होते सड़कों पे? बताओ मुझे, अगर नौकरी पाना इतना आसान होता लोग कबाड़ा बेच रहे होते सड़कों पे? क्यों बेच रहे हैं? कारण यही है ना कि नौकरी पाना आसान नहीं है ना भाई। चलिए, मैं आपको इंग्लिश में भी पीडीएफ देकर जा रहा हूँ, मेरी वाली जो पीडीएफ होगी उसमें इंग्लिश भी होगी, और जो बच्चा पीडीएफ बनाता है मैंने उसको भी बोल दिया है कि भाई हमारी पीडीएफ में आपको इंग्लिश भी रखनी है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मुलाकात करेंगे इसी समय पर नई उम्मीदों नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जो क्वेश्चन आपको दिया है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा टेलीग्राम पर, ठीक है ना, अगर हो सके तो। बाकी यहीं से मैं कल शुरुआत करूंगा, ये क्वेश्चन मैं आपको कल बताऊंगा। नमस्कार।